नमस्कार। नोटिस नेशन ये यूट्यूब वाहिनी पे आप सबका स्वागत है। अभी महाराष्ट्र में आने के पश्चात हमारे राष्ट्रीय सभा के एक युवा नेता, उन्होंने जो बात कही थी, जो स्वतंत्रवीर सावरकर जी के बारे में बात कही, तो ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और इसीलिए मैं आप सभी को कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। और मेरा विश्वास है कि ये जानकारी सुनने के बाद आपको वो जो कांग्रेस के नेता का मतलब राष्ट्रीय सभा के जो नेता है उनका जो मत है वो सही है या नहीं, ये आपको पता चलेगा। स्वतंत्रवीर सावरकर जी ने अपनी बचपन में ही राष्ट्र सेवा के लिए कार्य करना आरंभ किया था। मित्र मेला ये नाम की संगठना उन्होंने शालेय जीवन में थे तभी से लेकर शुरुआत की थी। जैसे कि व्यायाम करना, शरीर सुदृढ़ बनाना, इसके लिए उन्होंने अपने ही घर में व्यायामशाला जैसे कि जिम होता है वो चालू किया था। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही उनको शिक्षा लेने हेतु परदेश जाने का अवसर मिला तो उन्होंने अपनी संगठना की व्याप्ति बढ़ाई और उसका नाम रखा गया अभिनव भारत। मगर परदेश जाने से पहले उन्होंने जो कार्य किया है वो कार्य इतना प्रचंड बुद्धिमत्ता से लेके है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक बात बता देता हूँ कि सम्माननीय कांग्रेस के ही नेतागण हैं दादा भाई नौरोजी, उन्होंने चतुस्सूत्री का कार्यक्रम दिया था जिसमें बताया गया था कि स्वराज्य मिलने के लिए हमें चाहिए बहिष्कार, जो परदेशी माल है उसके ऊपर बहिष्कार करो, उसके बाद स्वदेशी इसका प्रयोग करो और राष्ट्रीय शिक्षण दे दो। तो स्वतंत्रवीर सावरकर जी ने ये जो बहिष्कार है इसके प्रति बहुत अच्छा कार्य किया। और परदेशी जो वस्त्र है उसकी होली लगा दी गई। ये पुणे में उन्होंने किया था, वो विद्यार्थी दशा में थे तभी ये कार्य किया था। बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि तभी कुछ कांग्रेस के ही महान नेता बाद में कहलाते हैं, उन्होंने बोला था कि ऐसा बायकॉट करके क्या मिलेगा, ये बायकॉट का सही रास्ता नहीं है। ये 1905 की बात है। थोड़ा सा क्षमस्व, मैं शुद्ध हिंदी में वार्तालाप नहीं कर सकता हूँ, थोड़ा अंग्रेजी शब्द बीच में आते हैं। तो यहाँ पे परदेशी वस्तुओं का बहिष्कार ये सावरकर जी ने उस वक्त किया था जिस वक्त हमारे जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं वो अब तक अपना राजकीय कार्यक्रम शुरू भी नहीं कर पाए थे। इसके लिए उनको कॉलेज से उनको महाविद्यालय से हटाया गया, फिर जुर्माना लगाया गया। उस वक्त 10 रुपये का जुर्माना लगाया था, वो जुर्माना भरते हुए उन्होंने फिर अपना शिक्षा का आरंभ किया। उनको देखिए एक आदमी क्या क्या कर सकता है, तो उनको समझ में आ गया था कि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ये देवता समान पूजे जाते हैं मगर उनकी कोई आरती नहीं है। और इसलिए उन्होंने तभी छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर आरती लिखी, मराठी भाषा में लिखी गई ये आरती है। आप अभी भी अगर चाहते हो तो यूट्यूब पे सर्च करो, जयदेव जयदेव जय जय शिवराया, ऐसे आरती उन्होंने लिखी। इसके बाद वो परदेश गमन तो किया क्योंकि उनको बैरिस्टर ये पदवी प्राप्त करनी थी और इसीलिए उन्होंने परदेश जाने का तय किया। हमारे एक महान उद्योगपति है, गुजरात निवासी, मूलतः गुजरात निवासी, कच्छ नाम का भाग आता है गुजरात में, उधर के ये लोग हैं। इनका नाम है पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा। उन्होंने स्कॉलरशिप चालू की थी, उसका नाम है शिवाजी स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप सावरकर जी को मिल गई और उनके लिए सिफारिश जो थी वो लोकमान्य तिलक जी की थी। और ये स्कॉलरशिप मिलाते हुए सावरकर जी पहुँचे लंदन। अभी उनका कार्यक्षेत्र व्यापक हो गया। पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा ने वहाँ पे इंडिया हाउस
करके रखा था, जिधर भारत से जाने वाले लोगों को रहने का सब इंतज़ाम होता था। मगर सावरकर जी ने वहाँ जाके क्रांति कार्य चालू किया। अभी हमें पता भी नहीं, मगर उन्होंने अभी गांधी जी जब भी भारत में आए थे अफ्रीका से, तो वो व्यथित हो गए थे, क्योंकि वाइस रॉय के गाड़ी के नीचे बॉम्ब ब्लास्ट करके उसको मारने की कोशिश की गई थी, इसलिए वो व्यथित हो गए थे। सावरकर जी भी थोड़े व्यथित थे, क्योंकि वो मारा नहीं था। बॉम्ब ब्लास्ट तो किया था, मगर वो बॉम्ब ब्लास्ट उतना इफेक्टिव नहीं था। तो आम रिवोल्यूशनरिस्ट, जो सशस्त्र क्रांतिकारी लोग हैं भारत के, उनको अधिक क्षमता वाले बॉम्ब, सावरकर जी ने उसको भी संस्कृत शब्द दिया है ध्वम। तो ये ध्वम कैसे बनाएंगे, उसके लिए रशियन क्रांतिकारक लोगों के साथ मिलके उन्होंने योजना बनाई थी। महाराष्ट्र से एक बड़े क्रांतिकारी नेता है, उनका नाम है पांडुरंग महादेव बापट, सेनापति बापट ये नाम से वो जाने जाते हैं। सेनापति बापट जी ने ये आम रिवोल्यूशनरिस्ट के लिए ये सब काम किया। रशियन रिवोल्यूशनरिस्ट से लेके उन्होंने बम बनाने की विद्या हासिल की, वो सब डिटेल नहीं जाता है, मगर बम बनाने का जो प्रयोग है वो सब इंडिया हाउस में होने लगा। तभी भारत में शस्त्र चाहिए थे, सशस्त्र क्रांतिकारक मतलब शस्त्र चाहिए, और इसके लिए सावरकर जी ने भारत में शस्त्र भी भेजे। इंग्लैंड में शस्त्र चलाने को सिखाना था, हमारे भारत में जैसे शस्त्र निर्बंध है वैसे इंग्लैंड में नहीं है। तो सावरकर जी खुद एयर राइफल, पिस्तौल, ऐसे अलग अलग शस्त्र चलाने को सीखे थे। उनके साथ उन्होंने जो सामान्य लोग वहाँ पे पहुँचे थे उनको असामान्य बना दिया, जैसे कि मदनलाल धिंगरा, सेनापति बापट का नाम तो अब भी लिया है, मैडम कामा, और ऐसे सब लोगों को साथ में लिया, और फिर वहाँ पे ध्वम मतलब बम बनाने की विद्या ली। वो बम बनाने का टेक्निक भारत में आके पहुँचा। उसके बाद बम की फैक्ट्री चालू हो गई यूपी में, अलीपुर में, और बम का प्रयोग करते हुए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी, ये दो महान क्रांतिकारकों ने किंग्सफोर्ड को मारने की कोशिश की। अभी ये जो पूर्ण रूप से देखेंगे तो ये कार्य कितना महान है, शस्त्र भेजना, शस्त्र चलाने की विद्या भेजना, और उससे भी सबसे महत्वपूर्ण बात है वो उन्होंने ग्रंथ लिखन किया। वो ग्रंथ है रिवॉल्ट ऑफ 1857। सावरकर जी उसे बोलते थे भारत का स्वातंत्र्य युद्ध, पहला स्वातंत्र्य युद्ध। तो ये किताब लिखा। ये किताब, जैसे ब्रिटिश गुप्तचर तो पीछे थे ही, तो ये किताब मुद्रित होने से मतलब छपने से पहले ही बैन किया गया। फिर भारत में कोई ये प्रिंट करने के लिए तैयार नहीं था, तो जर्मनी में जाके इसकी प्रिंट निकाली गई, और इसकी जो मुद्रित प्रति है वो भारत में बेचना चालू हो गया, सब गुप्त रूप से। 300 रुपये में तभी एक पुस्तक बेचा जाता था। इससे जो द्रव्य मिलेगा मतलब निधि मिलेगा, उसका उपयोग सशस्त्र क्रांतिकारकों के लिए किया जाएगा। खुद सावरकर जी, जिनका नाम है विनायक दामोदर सावरकर, उनके बड़े भाई, वो तो योगाभ्यास करने वाले थे, उनको कहा जाता है बाबाराव सावरकर, ओरिजिनल नाम है गणेश दामोदर सावरकर। वो योगाभ्यास छोड़ के ये सब क्रांति कार्य में आ गए, और फिर वो पकड़े गए। उनको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, आजन्म कारावास की शिक्षा हो गई अंडमान में। उनका घर दार सब अपहृत मतलब जब्त किया गया ब्रिटिश शासकों ने, और उसका ऑक्शन किया गया। सावरकर जी लंदन में थे, देखिए क्या क्या गुजरा है। यहाँ पे उनका घरदार गया, उनके खुद का बेटा जो 4 साल की उम्र थी उसका भी मृत्यु हो गया, और तभी भी वो उधर क्रांति कार्य कर रहे हैं। अभी कर्जन वाइली, ये जुल्मी ब्रिटिश ऑफिसर था, उनकी हत्या की प्लान हो गई, और उनका वध मदनलाल धिंगरा, ये महान क्रांतिकारक ने किया। सावरकर जी की ही योजना थी, और अंतिमतः सावरकर जी को वहाँ पे पकड़ा गया। मगर उसके पहले एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे होने वाली बात है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी। इसमें भारत का झंडा जो ध्वज होता है
पहली बार लहराया गया ब्रिटिश शासन में, वो काम किया था मैडम कामा। आपको पता रहेगा मैडम भिकाजी कामा करके जो आम रिवोल्यूशनरिस्ट की लिस्ट में है, उन्होंने ये कार्य किया था। कैसर विलियम के साथ मिलके ये सब कार्य हुआ था। और अभी ऐसे तय हो गया था कि कभी ना कभी तो महायुद्ध होगा, विश्व युद्ध होगा। अभी पता नहीं था इनको कभी होने वाला है, तो जब भी होगा तो ये सब जो नेशन है, जो ब्रिटिशों के अंकित है, वो एक साथ रिवॉल्ट करेंगे। मगर भारत में बैठे लोगों को इसका पता भी नहीं था। एक क्रांतिकारक है, बहुत अच्छा सशस्त्र क्रांतिकारक है, अभिनव भारत का सदस्य है, उन्होंने ये बहुत बड़ा कार्य हाथ में लिया था। अगर आपको पता रहेगा तो रास बिहारी बोस ये भी अभिनव भारत के ही कार्यकर्ता थे। बहुत बड़ी क्रांतिकारकों की संगठना यहाँ पे हो गई थी। अभी सावरकर जी को पकड़ा गया और उन्हें भारत भेजा गया, क्योंकि ब्रिटिशों का कहना था कि आपके ऊपर जो आरोप है वो सब भारत के हिसाब से है, तो भारत में आपका केस होगा। मगर सावरकर जी ने प्लान करके फ्रांस में आने के बाद जंप किया बोट से। बहुत लोग बोलते हैं वो भाग गए, भागना ही जरूरी था और फ्रेंच भूमि पर पकड़ा जाना जरूरी था। मगर बोट टाइम से पहले वहाँ पे पहुँच गई थी और सावरकर जी अंतिमतः जंप करने के बाद सामने देख रहे थे, उनके हिसाब से मैडम कामा और कुछ सशस्त्र क्रांतिकारक वहाँ पे मौजूद रहना चाहिए थे, मगर वो कोई नहीं मिले। तो वो खुद जाके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट किए कि मैं विदाउट पासपोर्ट, विदाउट वीसा मैं फ्रांस के भूमि पे हूँ, मुझे अरेस्ट करो। मगर ब्रिटिश पुलिस वहाँ पे आ गए। तब तक उन्होंने कुछ तो ब्राइबिंग किया, ऐसा बोला जाता है, पता नहीं, मगर सावरकर जी को पकड़ के फिर लेके गए। बाद में जो VVS अय्यर, मैडम कामा, इनकी प्रयत्न से जर्मनी के अग्रतम न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आ गई कि इंग्लैंड और फ्रांस की फ्रेंडशिप कितनी अच्छी हो गई। देखो कि फ्रांस के भूमि पे अभी इंग्लैंड के पुलिस आके लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं और ये माहौल इतना बड़ा हो गया कि फ्रेंच गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई। एक आदमी क्या कर सकता है, ये यहाँ पे देखने को मिलता है। और हमारे पप्पू जी बोलते हैं, क्या बोलेंगे अभी इसके बारे में, माफ़ी वीर, ये माफ़ी वीर का काम है। चलो, तो इसके बाद वो भारत में आ गए। उनको पता था कि उनको जो पनिशमेंट होने वाली है वो क्या है, फांसी। मगर उन्होंने पहला मुकदमा डाल दिया। अभी ये पहला भारतीय आदमी है जिन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट में अपनी केस डाली। हमारे लोगों को तो पता भी नहीं रहेगा इंटरनेशनल कोर्ट क्या होता है। हेग में इंटरनेशनल कोर्ट था, वहाँ पे ये केस डाल दी गई। और बट नेचुरल ब्रिटिश लोगों ने अपनी पूरी पावर लगा के केस का जो रिजल्ट है वो अगेंस्ट डाल दिया। फिर भी सावरकर पहला इंसान है पूरी दुनिया का जिसमें 2 बार आजन्म कारावास की शिक्षा सुनाई गई। सावरकर जी ने इसे भी हंसी मजाक में लिया, बोलते अंतिमतः क्रिश्चियन गवर्नमेंट ने मान लिया कि पुनर्जन्म होता है, क्योंकि पहली बार मैं जन्मठेप आजन्म कारावास भोगूंगा, उसके बाद दूसरा आजन्म कारावास होगा ना। एक ही जन्म में 2 बार आजन्म कारावास कैसे हो सकता है। मगर उनके 50 साल की सज़ा थी। अगर आप लेबल देखेंगे, जो पता है ना कि जो कैदी होता है उसके ऊपर बिल्ला होता है ब्रास का, उसके ऊपर लिखा रहता है। तो उनको 1910 में अंदर किया गया था और छूटने का साल था 1960। अंडमान में उनको भेजा गया, सजाए काला पानी बोलते हैं, बहुत बुरी सज़ा होती है। इनको पता नहीं 2-3 साल रहे थे। 50 साल की सज़ा है। आप इमेजिन कर लो, आदमी अंदर जाता है तो क्या सोच के जाएगा। बहुत लोग बोलते थे आदमी खुद के पैरों से चला जाता है और 4 जन उठा के उसको बाहर लेके आते हैं। ऐसी बुरी हालत में वो उधर गए। मगर जाते वक्त क्या सोच रहे हैं, अंडमान आइलैंड की जगह ऐसी है कि आगामी काल में भारत का नेवल पोर्ट यहाँ पे होना चाहिए, नौसेना यहाँ पे होनी चाहिए, तो पूरब की तरफ से हमारा बचाव होगा। देखो आदमी को 50 साल जेल में रहना है और सोच रहा है आगे का, मगर उनके मन में डर नहीं था। जब भी ब्रिटिश जेलर ने, वो आयरिश था एक्चुअली मगर ब्रिटिश ही बोलेंगे हम लोग,
तो उन्होंने उनको बोला कि मुझे बहुत अफसोस है कि आपको 50 साल यहाँ पे गुजारना है। तो सावरकर जी भी बोले कि मुझे भी बहुत अफसोस है, 50 साल तक आपका एम्पायर जो साम्राज्य है आपका वो 50 साल यहाँ पे रहने वाला नहीं है। इसको बोलते हैं आत्मविश्वास। ये है किसी नेता में। आप भी डायरेक्टली बोलते हैं 50 साल तो आपका साम्राज्य भी नहीं रहेगा। सावरकर जी की ये भी वाणी सत्य हो गई। 1960 में भारत स्वतंत्र था ब्रिटिश लोगों से, और फिर कारागृह में बहुत बुरे हाल उनके हो रहे थे। ये वास्तव है कि ब्रिटिश लोग यहाँ पे अमानुष वर्ताव करते थे, मगर आप पूरी जानकारी देखें, आपको मैं एक संकेत स्थल मतलब वेबसाइट का नाम देता हूँ, savarkarsmarak.com। ये savarkarsmarak.com पे आ जाओगे तो सावरकर जी ने लिखी हुई पुस्तिका, पुस्तक, ग्रंथ सभी यहाँ पे है। आपको अंग्रेजी में पढ़ना है तो अंग्रेजी में है, हिंदी में पढ़ना है हिंदी में है, मराठी में पढ़ना है मराठी में। तो ये सब पुस्तक आपको वहाँ पे पढ़ने मिलेंगे। तो माय ट्रांसपोर्टेशन टू लाइफ ये नाम का वहाँ पे बुक है, आप देख लो। आपको पता चलेगा कि उनके ऊपर कितने अत्याचार हो गए और इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में सावरकर जी ने कैसा कार्य किया। और सबसे बड़ी बात है कि अंडमान मतलब एक आइलैंड, एक द्वीप पे रहते हुए सिर्फ एक पत्र उनकी फैमिली से उधर जाएगा, वो भी स्कैन किया हुआ मतलब चेक किया हुआ जाएगा, और उनसे एक पत्र बाहर आएगा साल में एक बार। ऐसे होते हुए उनके संबंध सशस्त्र क्रांतिकारकों के साथ थे। ये ब्रिटिश गुप्तचरों का अहवाल है, रिपोर्ट है। तो जैसे प्रभु रामचंद्र है, 14 साल का वनवास है, वैसे ही सावरकर जी 14 साल कारावास में रहे। और ये बोलते हैं 3-4 साल अंदर थे, 5 साल। अब भाषण सुन लो। और बाद उनको स्थानबद्ध मतलब रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट छोड़ के जाने का नहीं, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का नहीं, ऐसे रिस्ट्रिक्शन में डाला गया। अगर ब्रिटिश लोगों के साथ उसका ताल्लुक था, उनका ताल्लुक था, तो ब्रिटिश लोगों ने ऐसा किया रहेगा। एक जोक सुना, ब्रिटिश लोग बड़े अच्छे हैं, अपने मित्र को डायरेक्टली काला पानी के लिए भेज देते हैं और अपने शत्रु को आगा खान पैलेस में रखते हैं। ये सही है? तो सावरकर जी ने ये सब कार्य करने के बाद भी ब्रिटिशों का उनके ऊपर रोष ही था, उनको बाहर छोड़ा नहीं गया। छोड़ा मगर कुछ कार्य करने की अनुमति नहीं। फिर उन्होंने सामाजिक कार्य करना चालू किया, अस्पृश्यता निवारण, उस वक्त अस्पृश्य बोलते थे, तो अस्पृश्यता निवारण, जाति भेद निर्मूलन और ऐसे अलग अलग किस्म से कार्य उन्होंने तभी किए। इसको नाम दिया जाता है समाजकरण। तो जब भी हम लोग राजकारण नहीं कर सकते तो समाजकारण करो, और उन्होंने अच्छी तरह से समाजकारण वहाँ पे किया है। 1924 से लेके 1937 तक, 1924 टू 1937, ये जो कालखंड है उसमें उन्होंने ये सब समाजकारण किया है। एक आदमी क्या क्या कर सकता है? पुस्तिकाएँ लिखी, अलग अलग पुस्तक लिखे। अभी जो मैंने गांधी जी से सुना, मतलब राहुल गांधी जी से सुना कि अलग नाम से खुद के ऊपर पुस्तिका लिखी थी, वो खुद के ऊपर की नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि उनको भी किसी ने तो बताया था, मगर अलग नाम से उन्होंने जो पुस्तिका लिखी उसका नाम मैं बता देता हूँ। उसका नाम है गांधीयन कन्फ्यूजन। मराठी बुक है ओरिजिनल, गांधी गोंधळ। आपको चाहिए तो savarkarsmarak.com पे ये पुस्तिका पढ़ने को मिलेगी, आप पढ़ लो, बड़ी अच्छी पुस्तिका है। उसके बाद आपको पता चलेगा, नहीं तो 1937 में सभी स्वतंत्र सैनिकों को मुक्त कराया गया, मगर सावरकर जी को नहीं। और फिर अलग अलग लोगों ने प्रेशराइज करने के बाद फिर शासन ने, नेहरू शासन ने सावरकर जी को सब बंधनों से मुक्त किया। और ये सब लोगों का राग, द्वेष इसी कारण है कि सावरकर जी तभी कांग्रेस में नहीं गए, वो हिंदू महासभा में गए। विस्तृत रूप से सावरकर से जानकारी, सावरकर के बारे में जानकारी लेनी है तो savarkarsmarak.com ये संकेत स्थल पे आ जाइए। वहाँ पे जो पुस्तिका है उधर आपको पता चलेगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सावरकर जी, उनके साथ भी कैसे संबंध थे और कैसे आज़ाद हिंद सेना का गठन हो गया। रास बिहारी बोस और सावरकर जी कैसे कांटेक्ट में थे
और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। आप थोड़ा बहुत वीर सावरकर नाम का एक चित्रपट मतलब मूवी यूट्यूब पे मिलेगा देखने को, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो ऐसा महान क्रांतिकारक नेता जिन्होंने अपनी देश के स्वतंत्रता के लिए अपना घरदार, अपनी खुद का प्राण भी त्यागने की तैयारी की थी, वो इतने महान है। और इनके बारे में हम लोग क्यों ऐसा बोलते हैं? एक बात सिंपल है, वो बात ऐसी है कि आपने देखा रहेगा तो जो प्रांत का, जो देश का आदमी होता है, उनके प्रति उनके देश के लोगों ने आदर व्यतीत करना चाहिए। तो इसका मतलब ऐसा है कि हमारे प्रति, हमारे जो देश के जो लोग हैं, हमारे देश के जो आम रिवोल्यूशनरिस्ट है, उसके लिए हमारे प्रति सम्मान होना चाहिए। और एक देश के बड़े पार्टी के, कभी ज़माने में बड़े पार्टी थी, तो वो पार्टी के नेता ऐसे अगर बात करेंगे बच्चों जैसा, तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई? तो हम सिर्फ उनका यहाँ पे निषेध करते हैं और ऐसी इच्छा व्यक्त करते हैं कि वो सावरकर जी ने लिखा हुआ थोड़ा सा वाङ्मय, मतलब जो लिटरेचर है वो थोड़ा सा पढ़ ले और इसके बाद बात करना चालू करें। जब हिमालय के बारे में बात करेंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं? हिमालय में जो सबसे ऊंची चोटी है उसके बारे में बात करते हैं, हिमालय की महानता के बारे में बात करते हैं, ना कि हिमालय में चढ़ने से पहले अगर कोई खड्डा आ गया तो उसकी बात करेंगे। तो इसलिए मेरे आप सबको विनंती है कि आप सावरकर जी के बारे में जो ऐसे लोग, कुछ लोग जो बोलते हैं वो छोड़ दीजिए। खुद savarkarsmarak.com पे आके लिटरेचर देखिए, वो पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये आदमी कितना महान है। इनफैक्ट मैं समारोप करता हूँ, सावरकर जी को बोला जाता है शतपैलू सावरकर। आपने ये मेरा जो लंबा भाषण है सुना, इसके लिए मैं मनपूर्वक धन्यवाद चाहता हूँ।